विश्व स्तर पर इसके क्या सकारात्मक पहलू है, सकारात्मक पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो इस पर यदि हम देखें तो पहला है जीवंत अर्थव्यवस्था। जीवंत का अर्थ क्या होता है? जो लगातार समय के साथ अपने को ढालने में सक्षम हो, जो अग्रसर ही रहे, आगे ही बढ़े और नई चीजों को समाहित करने की, सुनियोजित करने की जिसमें क्षमता हो। तो अर्थव्यवस्था लाइव हो, जीवंत हो, ये इसका एक सकारात्मक पहलू है। दूसरा, औद्योगिक उत्पादन के लिए बड़ा स्फूर्तिदायक हो जाता है वैश्वीकरण। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण में जहां हम एक दूसरे के औद्योगिक प्रगति से, औद्योगिक विकास से मुखातिर होते हैं, वहीं संबंधित संसाधन की उपलब्धता भी हमें अपनी औद्योगिक प्रगति को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने में मदद करती है। इसके साथ ही स्फूर्तिदायक होने का एक कारण और भी है, और वह है प्रतियोगिता का होना। यदि हम वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अपने को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमें सुनिश्चित करना होता है कि हम अव्वल रहें, उत्पादन में गुणवत्ता रखें, अन्यथा हमारे लिए कोई मार्केट उपलब्ध नहीं होगा। इसीलिए औद्योगिक उत्पादन की स्फूर्तिदायकता वैश्वीकरण की एक बहुत अच्छी परिणति है। तीसरा, राजकोषीय घाटे पर रोक लगती है। ये राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है? राजकोषीय घाटे का अर्थ है कि सरकार के पास जो अपना खजाना है, अब उसमें से पूंजी निवेश ना करके विदेशी निवेश को आमंत्रित किया जाए और अपने खजाने में जो पैसा है उसे सेव किया जाए, उसे रखा जाए। तो इस प्रकार राजकोषीय खजाना जो है ये बना रहता है। और दूसरा, घाटे पर भी रोक लगती है। अर्थशास्त्र में आपने मुद्रास्फीति, घाटे की अर्थव्यवस्था आदि मुद्दों पर पढ़ा होगा। उसी से संबंधित ये वैश्वीकरण के कुछ पहलू हैं। रही मुद्रास्फीति की बात, जो चौथा बिंदु है, तो वैश्वीकरण में एक अच्छा परिणाम यह होता है कि कीमतें एक स्तर पर आकर लगभग स्थायी हो जाती हैं, क्योंकि पूरे विश्व की इकोनॉमी सब जगह की अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने का प्रयास करती है, और उस बैलेंस की प्रक्रिया में मुद्रास्फीति जो है, अर्थात इन्फ्लेशन, प्राइस इन्फ्लेशन, उस पर भी नियंत्रण कुछ हद तक लग जाता है। पांचवा सकारात्मक पहलू, उपभोक्ता की संप्रभुता। अभी तक हम राज्य की संप्रभुता की बात कर रहे थे, अर्थात पूर्ण रूपेण स्वतंत्र किसी भी मामले में निर्णय लेने के लिए। अब यहां हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता की संप्रभुता, अर्थात जो बायर है, जो कंज्यूमर है, वह पूर्ण रूप से इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो क्या खरीदे। मार्केट में आपके पास आज 500 तरीके के मोबाइल्स हैं, 500 तरीके की मोटरसाइकिलें हैं। आप पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं कि आप कौन सी मोटरसाइकिल या मोबाइल खरीदें, किस तरह के मॉडल खरीदें, और इसमें किस फीचर को लेकर आप कौन सा मोबाइल खरीदें, इस बात के लिए स्वतंत्र हैं। यही स्थिति ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक दौर था 40 वर्ष पूर्व, जब हिंदुस्तान में केवल 2 ही गाड़ियां दिखाई देती थी भारत में, मूल रूप से फिएट और एम्बेसडर, और कुछ गाड़ियां जो आधुनिक मानी जाती थी, पश्चिम से आयातित थी, वे गाड़ियां फिल्मों में, बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई देती थी। आज गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है, गाड़ियों के मॉडल्स का अंबार लगा हुआ है। ये इस बात को साबित करता है कि आज का कंज्यूमर, आज का उपभोक्ता पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है कि वो क्या खरीदे, कब खरीदे, कितना खरीदे, उसके पास चॉइस है। अगला सकारात्मक पहलू, विदेशी विनिमय कोषों में पर्याप्त वृद्धि। ये भी एक आर्थिक रूप से तकनीकी शब्द है, विदेशी विनिमय कोष, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व।
किसी देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की मात्रा उस देश की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक ताकत का पैमाना होती है। इसको याद रखें। किसी देश की विदेशी विनिमय कोष में जो मुद्रा है, जितनी ज्यादा मुद्रा विदेशी नजरों में, वह देश उतना ही ताकतवर। 1984-85 के आसपास का वो काल था भारत का, जब भारत का विदेशी मुद्रा कोष लगभग शून्य हो चला था और भारत को अपना एक बहुत बड़ा सोने का भंडार किसी अन्य देश में एक तरीके से गिरवी रखना पड़ा था विदेशी मुद्रा कोष को लेने के लिए। और आज विदेशी मुद्रा कोष के मामले में भारत बहुत बहुत आगे है और उसका काफी कुछ श्रेय इस खुले द्वार की नीति है। तो इस प्रकार विदेशी विनिमय कोष में पर्याप्त वृद्धि एक बहुत सकारात्मक पहलू। निजी विदेशी निवेश का प्रवाह, जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं कि प्राइवेट पूंजी, प्राइवेट कैपिटल को अब इन्वेस्ट करने की क्षमता लोगों में बढ़ी है, इच्छा लोगों में बढ़ी है, रुचि लोगों में बढ़ी है। इसके बाद इस सब का परिणाम क्या हुआ और ये किस चीज का परिणाम? वैश्वीकरण का परिणाम। इन सब बातों का भारत पर जो बहुत सकारात्मक परिणाम हुआ वो ये कि आज भारत विकासशील देशों की श्रेणी से कहीं उठकर अब विकसित देशों की श्रेणी में गिना जाने लगा है। विश्व की एक आर्थिक ताकत के रूप में गिना जाने लगा है। अब वह मात्र एक क्षेत्रीय ताकत नहीं रह गई है कि दक्षिण पूर्वी एशिया का एक विशाल देश, भौगोलिक दृष्टि से जो विशाल है, वैसी शक्ति अब नहीं माना जाता। भारत को अब विश्व स्तर पर एक बहुत ताकतवर आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है और इसका श्रेय वैश्वीकरण की नीति का रास्ता भारत में खोलना, जो 1990-91 में शुरू हुआ। और अंतिम इसका प्रभाव है एकाधिकारी बाजार से प्रतियोगी बाजार की ओर बढ़ना। एकाधिकारिक बाजार का अर्थ क्या होता है? ऐसा मार्केट जहां एक ही प्रोडक्ट उपलब्ध हो। जैसा मैंने उदाहरण दिया हिंदुस्तान मोटर्स के एम्बेसडर्स का और फिएट कार का। ये गाड़ियां भारत में स्वतंत्रता से पूर्व से ही चल रही थी और इनकी उपलब्धता थी। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि एम्बेसडर और फिएट को खरीदने के लिए लोगों को वर्षों प्रतीक्षा करनी होती थी, नंबर लगाना होता था और करीब 2-3 वर्षों में, कई बार तो इससे भी ज्यादा काल के बाद एम्बेसडर खरीदने का उसका नंबर आता था। पहली तो दिक्कत ये थी। और दूसरी कि आपके पास चॉइस कुछ नहीं थी, या तो एम्बेसडर या फिएट। और एम्बेसडर और फिएट के निर्माताओं को भी मालूम था कि ग्राहकों के पास कोई चॉइस नहीं है, तो हम अपनी गाड़ी की गुणवत्ता में कोई सुधार ना भी करें तो भी हमारी ही गाड़ियां बिकेंगी। इसे कहते हैं एकाधिकार पर सर्वाधिकार। इसे कहते हैं कि एकाधिकार बाजार का दुरुपयोग। और यही कमोबेश 1980-90 तक चलता रहा और इसीलिए गुणवत्ता प्रभावित हुई। इसीलिए भारत आर्थिक शक्ति की दृष्टि से काफी पिछड़ा नजर आया। 1990-91 में जब ओपन डोर पॉलिसी आई, खुले द्वार की अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, तो भारतीय उद्योग के लिए, भारतीय उद्योगपतियों के लिए, लघु उद्योग निवेशकों के लिए आवश्यक हो गया कि वे ऐसी गुणवत्ता वाले माल का उत्पादन करें जो विदेशी निवेशकों से उत्पादित उत्पादन के सामने 20 बैठ सके, उनसे प्रतियोगिता कर सके गुणवत्ता के मामले में। अन्यथा वे लोग बाजारी व्यवस्था में बह जाएंगे। परिणाम क्या हुआ कि देश के उद्योगपति इस बात के लिए विवश हो गए कि वे अपनी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव था देश की अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के मद्देनजर। अब हम आते हैं, इसके बाद ये समझने की कोशिश करें कि जो चुनौतियां हमने देखी, जो समस्याएं हमने समझी, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप संभावित समस्याएं या जो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है ऐसी समस्याएं,
इनसे कैसे हम निपटारा करें, इनको कैसे हम ज्यादा दुष्प्रभावी होने से रोकें। अर्थात अब हम बात कर रहे हैं वैश्वीकरण की सफलता, उसके लिए कुछ सुझाव। इन सुझावों के अलावा आपके पास भी कुछ सुझाव हो सकते हैं। आने वाले समय में आप में से बहुत से लोग अर्थशास्त्री बन सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान से जुड़े हुए विषय निश्चित रूप से विद्यार्थी निश्चित रूप से अर्थशास्त्र भी एक विषय के रूप में लिए होंगे, और इस प्रकार आप स्वयं भी वैश्वीकरण की सफलता से जुड़े हुए सुझाव में अपने सुझाव भी जोड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ कुछ सुझावों की हम बात करें तो हमने देखा है कि वर्तमान रूप में वैश्वीकरण जो है उसमें कुछ विसंगतियां हैं जो हमने समझा, कुछ विकृतियां भी हैं, कुछ बुराइयां हैं, और सशक्त राष्ट्र जो है इसे वैश्वीकरण को अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अखाड़ा बना चुके हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अपनी नीतियों का एक्सटेंशन समझ के काम कर रहे हैं, और हमने ये भी महसूस किया है कि वैश्वीकरण जो है वो एक अवश्याम्भी प्रक्रिया है। तो अब अवश्याम्भी है, उसकी बुराइयां भी हैं, तो इनके बीच में संतुलन कैसे बनाया जाए, कैसे वर्तमान असंतुलन से उबरकर हम बेहतर संतुलन की ओर अग्रेसित हों, कैसे हम सुनिश्चित करें कि वैश्वीकरण होते हुए भी कम से कम उन चीजों का ह्रास ना हो जो हमारे लिए बहुत अहम रखती हैं। तो इसमें पहला सुझाव है, विकासशील और कमजोर देशों में वैश्वीकरण के प्रमुख मुद्दों को लेकर एक रूपता हो उनकी नीतियों में एक रूपता बहुत आवश्यक है। इसके लिए सभी विकासशील देशों को, जरूरतमंद देशों को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि वे आर्थिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में एक ऐसी नीति अपनाएं जो उनके पक्ष को विकसित देशों के सामने मजबूत कर सके, और उसके बाद फिर वो विश्व मंच पर संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, अन्य वित्तीय संस्थान इसके सामने उचित दबाव बना सकेंगे जब एकजुट होकर अपनी नीतियों को बनाएंगे। और ये दबाव बहुत आवश्यक है इन विकसित देशों को लगाम में रखने के लिए। वैश्वीकरण का जो हम असंतुलन देख रहे हैं, बिगड़ता हुआ, उसको घटाने के लिए जो प्रयास करने हैं, भले ही वो क्रमिक हों, इस प्रयास को सार्थक बनाने के लिए जरूरी है कि इस तरह के देश लामबंद हों, एक प्लेटफॉर्म पे आएं और संतुलन की स्थिति की ओर प्रयास करें। ये निश्चित रूप से बात कठिन है, कहना सरल है, लेकिन असंभव नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने साबित कर दिया था, जो भारत के नेतृत्व में था, कि किस प्रकार दो ध्रुवीय विश्व में दोनों खेमों से बराबरी के साथ बात की जा सकती है। उसी प्रकार इस आर्थिक मुद्दे पर, वैश्वीकरण के मुद्दे पर भी इन देशों को एकजुट होने की जरूरत है, जो संभव है। दूसरा तरीका, दूसरा सुझाव, वैश्वीकरण के न्यायोचित परिप्रेक्ष्य को उभारा जाए। वैश्वीकरण में जो सकारात्मक पहलू हैं, वैश्वीकरण में जो न्याय की दृष्टि से उचित है, उन बातों को जनमत के सामने लाया जाए, उन बातों को समाज में सामने लाया जाए और प्रयास किया जाए ये बात को फैलाने का कि वैश्वीकरण जो है वो मानवता के हित में है, और इसलिए वैश्वीकरण की बुराइयों पर लगाम लगाते हुए वैश्वीकरण का स्वागत हो, तभी विकास संभव होगा। तीसरा सुझाव, मुक्त बाजार, मुक्त पूंजी, मुक्त निवेश। इसमें जो दबाव पड़ रहा है, प्रतिबंधों से मुक्त होने का जो दबाव विकसित देश बनाते हैं, इस दिशा में कुछ काम किया जाए, इस दिशा में कुछ सकारात्मक प्रयास किया जाए, और इसके लिए जरूरत है विकसित देशों को और विकासशील देशों को एक मंच पर आकर विश्व हित में सोचने की,
ये भी एक दूभर काम है, लेकिन संभव है। चौथा, वैश्वीकरण का न्यायोचित प्रबंधन। वैश्वीकरण का मैनेजमेंट वो एक बात है, लेकिन न्यायोचित मैनेजमेंट दूसरी बात है। ऐसा मैनेजमेंट जो न्याय की दृष्टि से उचित हो, अर्थात विकासशील, निर्धन देश, गरीब देश, कमजोर देश ये अपने को असहाय या पंगु न महसूस करें, ऐसी नीति का प्रायोजन करना, ऐसी नीति को सामने लाना जरूरी है। और इस काम में एक सक्षम अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विकसित देशों के दबाव से ऊपर उठा हुआ हो, उसके निर्माण की आवश्यकता है, उसके स्थापना की आवश्यकता है। पांचवा, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अशासकीय संगठनों, अशासकीय संस्थाओं, इनके कार्यों को सुनिश्चित रूप प्रदान करना, दिशा देना और विश्व सहयोग में इस प्रकार इनकी मदद लेते हुए वैश्वीकरण की जो बुराइयां हैं उस पर नियंत्रण पाने का प्रयास करना। अंतिम, आज जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया को हुए लगभग 30-40 वर्ष हो चुके हैं, चाहे वो विश्व के परिप्रेक्ष्य में हो चाहे भारत के परिप्रेक्ष्य में, इतना लंबा काल गुजर चुका है कि हम इसके खतरों से भी उतना ही वाकिफ हैं जितना इसके फायदों से, इसके लाभ से। तो समय आ गया है कि जब हम इसके नफा नुकसान, इसका हम समुचित आकलन करें, इनके खतरों का आकलन करें, प्राथमिकताएं तय करें और प्राथमिकताएं तय करने के बाद सर्वहित में सामूहिक प्रयास के जरिए इन दिक्कतों को, जो राह का रोड़ा बने हुए हैं, उनको दूर करने का प्रयास करें। ये तो हुए सुझाव, और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सत प्रयासों के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय विकास, अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि और भाईचारा उसको एक अच्छे स्तर पर ले जा सकेंगे। इन सुझावों के अलावा आपके सुझाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और हो सकता है आपके सुझाव बिल्कुल नए पहलू पर प्रकाश डालें। जरूरत है सोचने की, और जरूरत है ओरिजिनल, मूल रूप से सोचने की। अब हम इस अध्याय के अंतिम बिंदु पर, वैश्वीकरण के बहुत से पहलुओं को हमने समझा, और सबसे बड़ी बात, वैश्वीकरण क्या है, हमारे लिए वो क्या मायने हैं, आने वाले जनरेशन के लिए उसके क्या मायने हैं, ये हमने समझा। यदि हम इसका संक्षिप्त में मूल्यांकन करें तो अनुचित नहीं होगा। इतना पढ़ने के बाद हम और आप अब इस स्थिति में निश्चित रूप से हैं कि हम समझ सकें कि क्या खोया, क्या पाया, कितना मुनाफा, कितना नुकसान। आज जो आर्थिक उदारीकरण या भूमंडलीकरण की जो लहर है वो अब रोकी नहीं जा सकती। इट हैज बिकम इरिवर्सिबल। भले इसकी रफ्तार अलग अलग जगह अलग अलग हो, कहीं कम कहीं ज्यादा। सामान्य तौर पर यदि देखें तो दुनिया में ये आर्थिक उदारीकरण की लहर 1980-81 के आसपास आई। 1990 में सोवियत संघ का विघटन होता है। उसके विघटन के बाद विश्व एक ध्रुवीय होता है, और बिल्कुल उसी समय भारत भी वैश्वीकरण की दिशा में कदम बढ़ा देता है। तो 1980 से लेकर आज 2020 अर्थात लगभग 40 वर्ष का काल गुजर चुका है। और सोवियत संघ के विघटन के साथ जब विश्व एक ध्रुवीय हुआ तो जो समाजवादी व्यवस्था का जो माया जाल था, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो गुणगान होता था, वो जिस तरीके से सोवियत संघ में धराशायी हुआ, उसने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थायी नहीं है। वह एक तत्कालीन परिस्थितियों से निपटने का बस इलाज है, लेकिन स्थायी नहीं है। सोवियत संघ और उसके साथ उसके जो पूर्वी देश हैं, जिसका जिक्र अन्य अध्यायों में मैंने बार बार किया है, ये सारे देशों में साम्यवादी व्यवस्था चरमरा गई। और जैसे ही साम्यवादी व्यवस्था टूटती है, जिसका कारण स्वयं साम्यवादी व्यवस्था ही थी,
तुरंत ये देश पूंजीवादी व्यवस्था की ओर मुड़ जाते हैं और इस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था बड़ी तेजी से पनपने लगती है इन देशों में। आर्थिक सुधार, तथाकथित आर्थिक सुधार की प्रक्रिया बड़ी तेजी से बढ़ जाती है। भारत में भी 1980 के आसपास थोड़ी बहुत शुरुआत हुई, पर एक नीतिगत तरीके से इसे 1990-91 में लागू किया। जैसा मैंने बताया कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में 1985 में एक तरीके से शुरुआत हुई थी, लेकिन इसे एक दिशा देने का प्रयास 1991 में हुआ। सुव्यवस्थित रूप से इसे विकसित करने का प्रयास 1991 प्रारंभ हुआ और इसीलिए इसे आर्थिक सुधारों का वर्ष कहा जाता है, आर्थिक सुधारों की लहर का वर्ष कहा जाता है। इसके साथ ही इसे दूसरी पीढ़ी के सुधार के रूप में भी जाना जाता है और दूसरी पीढ़ी से तात्पर्य यह है 1947 के बाद जो पीढ़ी थी जिसका वर्चस्व बना हुआ था, चाहे वो राजनीतिक वर्चस्व की बात करें या आर्थिक वर्चस्वता की बात करें, वह वर्ग अब पीछे हो चला था और युवा वर्ग सामने आया था, जिसमें राजनीतिक दृष्टि से युवा तुर्क सामने थे। उसके कुछ प्रसिद्ध नाम हैं, मोहनधारी आदि। इन लोगों के रहते जो उदारीकरण की ओर भारत ने दिशा मोड़ी, तो इसे हम कहते हैं दूसरी पीढ़ी का सुधार। उदारीकरण आर्थिक सुधारों के अंतर्गत निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना, उत्पादन क्षेत्र में सुधार लाना, नई नई टेक्नोलॉजी को सामने लाना और उसे आत्मसात करना, साथ ही उपलब्ध क्षमताएं, चाहे वो संसाधन के रूप में हो, चाहे पूंजी के रूप में हो, चाहे क्षेत्र के रूप में हो, उनका भरपूर उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करना या एक तरीके से लाइसेंस प्रणाली पर लगाम लगाना, उसे सरल बनाना। ये जो बातें कुछ हुई, इसने हमारे देश के वैश्वीकरण की व्यवस्था को एक तरीके से अमली जामा पहनाया और हम 1991 से अपने देश को वैश्वीकरण से इंटीग्रेटेड अर्थव्यवस्था मान सकते हैं। तो अब ये अध्याय शीर्षक वैश्वीकरण यहीं समाप्त होता है। अध्याय के साथ ही जरूरी हो जाता है कि अध्ययन के साथ साथ हम तुरंत उसके प्रश्नों को जानें, क्योंकि वे प्रश्न हमें एक दिशा देते हैं, उत्तर खोजने को विवश करते हैं और परिणाम स्वरूप हम उन बातों को जो हमें इस अध्याय के तहत सिखाई गई हैं उन्हें तुरंत जज्ब कर लेते हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य तरह की गतिविधियां भी आपकी पुस्तक में दी हुई हैं। मैं सोचता हूं कि उसमें से 2-3 गतिविधियों का मैं जिक्र करूं जो आप निश्चित रूप से करें और तभी आप वैश्वीकरण को सही मायने में समझेंगे, क्योंकि ये आज का वर्तमान विश्व का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। गतिविधियों की यदि बात करें तो पहला है कि आप लोगों को ऐसे उत्पादों की सूची बनाना है जैसे खाद्य उत्पाद, बिजली से चलने वाले घरेलू सामान या उपकरण और सुख सुविधा से संबंधित सामानों की सूची। पहले आप केवल सूची बनाएं इन 3 विभिन्न पहलुओं को लेते हुए। उस सूची के बाद दूसरा काम आपको करना है कि अपनी पसंद के टीवी के जो कार्यक्रम हैं, विभिन्न चैनलों में जो आते हैं, उनकी एक सूची बना लें। इसके बाद क्या करना है आपको कि आपको इन सूची से आपको वर्गीकरण करना है। किस आधार पर? वस्तुओं के निर्माताओं और पसंदीदा टीवी के कार्यक्रमों के प्रयोजकों के आधार पर। मैं पुनः दोहरा दूं, वस्तुओं के निर्माताओं और पसंदीदा टीवी कार्यक्रमों के प्रायोजकों के आधार पर आप पाएंगे कि आपने जो सूची बनाई है, सूची बनाने के बाद जो उसका वर्गीकरण किया है, उस वर्गीकरण में मूलतः 3 तरह की श्रेणियां आपको दिखेंगी। पहला, पूर्णतः विदेशी कंपनी जिनके खाद्यान्न आप खा रहे हैं,
या बिजली के सामान का उपयोग कर रहे हैं या इसके अलावा सुख सुविधाओं के सामान जैसे मोबाइल आदि का उपयोग कर रहे हैं जो पूर्णतः विदेशी हैं, उनको अलग कर दें और विदेशी सूची में डालें। दूसरा, ऐसा सामान जो पूर्णतः भारतीय हैं, चाहे वो टीवी कार्यक्रम हो या सामान हो, जो पूर्णतः भारतीय है उनकी दूसरी सूची। और तीसरा, साझेदारी में काम करने वाली कंपनियां। साझेदारी में अर्थात विदेशी निवेश के साथ भारतीय रिसोर्सेस जिसमें लगे हुए हैं। ये जब आप वर्गीकरण करेंगे, पहले सूची बना लें, बाद में वर्गीकरण करें, तो आप पाएंगे कि आप लोगों के द्वारा जो अधिकतर सामान का उपयोग किया जा रहा है वे या तो विदेशी हैं या स्थानीय कंपनियों के साथ मिलजुल कर इनका उत्पादन किया जा रहा है। जहां तक भारतीय कंपनियों की बात है, इनकी संख्या आपको कम दिखेगी। इससे क्या साबित होता है? इससे वैश्वीकरण का बढ़ता प्रभाव, पहली बात ये साबित होता है। दूसरा, इससे संभावित खतरों का भी इशारा होता है, क्योंकि वैश्वीकरण की अपनी बुराइयां भी हैं जिसका हमने अध्ययन किया है। निर्भरता बढ़ने की बुराई, अपने यहाँ के गुणवत्ता में कमजोरी होने की बुराई, आदि आदि। तो ये हुई कुछ गतिविधि। इस गतिविधि को अवश्य करें और आप वास्तव में वैश्वीकरण के प्रभाव को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न जो आपके लिए है वह है, पारस्परिक जुड़ाव के क्या मायने हैं? पारस्परिक जुड़ाव के क्या मायने हैं और इनके कौन कौन से घटक हैं? इसका उत्तर सही है। पारस्परिक जुड़ाव अर्थात एक दूसरे से निर्भरता बढ़ना, चाहे विदेशी पूंजी के रूप में, चाहे विदेशी देशी सेवाओं के रूप में, चाहे अन्य जरिए से, ये एक दूसरे के साथ संबंधों को बढ़ावा देता है। इस पर विस्तार को उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान? ये प्रश्न 2 है। प्रौद्योगिकी के मायने क्या? जैसा मैंने बताया था, प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है टेलीफोन, टेलीग्राफ, इंटरनेट, ऐसी संचार व्यवस्थाएं। यहां पर जो मायने हम रखा है, और यदि मैं आपको इशारा करूं तो 1990 के बाद से प्रौद्योगिकी का प्रभाव स्पष्ट रूप से वैश्वीकरण के प्रभाव पर पड़ा है और वैश्वीकरण के वार्धक्य में इसका अहम योगदान रहा है। इस पर आपको बिंदुवार लिखना है कि प्रौद्योगिकी का क्या योगदान वैश्वीकरण की प्रक्रिया में। तीसरा प्रश्न, वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका। राज्य की बदलती भूमिका वैश्वीकरण के संदर्भ में एक आलोचनात्मक निबंध के रूप में लिखें। इसमें आपको क्या लिखना होगा? राज्य की भूमिका क्या थी? और मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि राज्य का अर्थ छत्तीसगढ़ राज्य या मध्य प्रदेश राज्य या उड़ीसा राज्य नहीं है। राज्य का अर्थ है शासन, सत्ता। तो सत्ता की बदलती हुई भूमिका के बारे में बात करें तो ये बात तो तय है कि इसकी उत्तर की शुरुआत आपको करना होगा कि विश्व एक छोटा सा ग्राम का रूप ले लिया है। भौगोलिक दृष्टि से भले ही हम दूर हों, पर अन्यथा प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप हम एक दूसरे से कुछ ही क्षण दूर हैं। इसके क्या परिणाम हुए हैं? पहला, बहुराष्ट्रीय निगम पूरे विश्व में अपने पैर पसार चुका है और इसका दुष्परिणाम राज्यों को भुगतना पड़ा है। क्या? पहला, वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता या उसकी ताकत में कमी आई है। कल्याणकारी राज्य की धारणा पुरानी हो गई और न्यूनतम हस्तक्षेप वाली बात अब ज्यादा प्रचलित हो रही है। ये तो हुआ पहला प्रभाव। दूसरा, राज्य का कार्य जो है वो अब सीमित हो गया, क्योंकि अब पूंजीवादी विचारधारा ही नहीं बल्कि पूर्ण रूपे निजी प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। तो इसमें राज्य की जो भूमिका है बहुत सीमित हो जाती है, जैसे मात्र कानून व्यवस्था बनाना, सुरक्षा देना, आदि आदि। रही लोक कल्याणकारी
कामों की बात, तो उससे सरकार ने तो अपने हाथ खींच लिए हैं। और इसलिए जो भी आर्थिक विकास और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति की बात है, उसका सारा दारोमदार अब मार्केट फोर्सेस पर आ गया। तीसरा परिणाम, वैश्वीकरण से राज्य की ताकत में हमेशा कमी नहीं आती। एक ओर जहां कमी आती है, इसकी संभावना है, वहीं दूसरी ओर ये भी तय है कि हमेशा कमी आएगी ऐसा हम न माने। राजनीतिक समुदाय के रूप में राज्य की जो प्रधानता है वो आज भी बनी हुई है। राज्य का जो वर्चस्व है वह आज भी बना हुआ है। कम से कम आज के वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में उसे, राज्य को इस मामले में चुनौती नहीं मिली है। आज भी राज्य प्रमुख है और अपने प्रभाव को अक्षुण्ण बनाए हुए है। जहां उनकी मर्जी नहीं, वहां भले वो पैर खींच रहे हो, वहां भले वो दूर हो रहे हो, पर यदि वो चाहें तो अपना प्रभाव हर क्षेत्र में कमोबेश बनाए रख सकते हैं। और चौथा और अंतिम प्रभाव है राज्यों की बढ़ती ताकत, बल्कि ह्रास नहीं बल्कि बढ़ती ताकत, क्योंकि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी यानी इंटरनेट आदि ने राज्य को अब डाटा दे दिए हैं। देश के हर नागरिक की जानकारी, हर नागरिक की गतिविधियों की जानकारी आज सरकार के पास है, और वह भी पूरे एविडेंसेस के साथ। सभी तरह की सूचनाएं जुटाने में उसे कुछ क्षण लगते हैं, और इसलिए यदि सरकार अच्छे तरीके से काम करे तो सरकार आज प्रौद्योगिकी के कारण संभवतः शायद ज्यादा ताकतवर हो गई है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियां क्या हैं? भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इसके दो भाग हैं। पहला, आर्थिक परिणतियां क्या हैं, और दूसरा, भारत पर इसका प्रभाव। आर्थिक परिणतियों की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जबरदस्ती वस्तुएं लादी जा रही दूसरे देशों पर, चाहे पूंजी के रूप में, चाहे विचारों के रूप में, चाहे वस्तुओं के रूप में। दूसरा, व्यापार में इजाफा, चाहे वो आयात निर्यात के रूप में हो या दबाव के रूप में हो। तीसरा, प्रतिबंध जो सभी तरीके के लगते हैं आयात पर कर के माध्यम से, वे अब लगभग समाप्त प्राय हैं। और इतना ज्यादा हो चुका है वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव कि बहुत से विद्वान इस आर्थिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप विश्व में नए उपनिवेशवाद के जन्म के बीज देखते हैं। और अंतिम है, आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर बढ़ती निर्भरता। रही भारत की बात, तो भारत पे भी इसका काफी प्रभाव पड़ा है। 1991 में, जैसा मैंने बताया, नई आर्थिक नीति आई थी। उसके बाद आर्थिक संकट से, वित्तीय संकट से उबरने के लिए और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर को हासिल करने के लिए भारत ने कुछ नए तरीके अख्तियार किए। कर्नाटक में सूचना क्रांति, महाराष्ट्र में उद्योग क्रांति, गुजरात में व्यापार क्रांति आदि आदि का स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुई। वहीं बहुत से राज्यों में खेती किसानी का सबसे ज्यादा नुकसान भी हुआ है। ये भारत के संदर्भ में वैश्वीकरण का प्रभाव। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, इसीलिए इस काल में हम बहुत सारे किसानों के द्वारा आत्महत्याएं के उदाहरण पाते हैं, क्योंकि खेती किसानी अब एक नगण्य गतिविधि मानी जाने लगी। आंकड़ों से साफ था कि सबसे ज्यादा आत्महत्याएं इन्हीं क्षेत्रों में हुई जहां पर वैश्वीकरण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। दूसरी ओर बिहार और उड़ीसा की बात करें, जो आर्थिक दृष्टि से बड़े पिछड़े थे, जहां वैश्वीकरण का प्रभाव बहुत समय तक नगण्य था, वहां पे बाल मृत्यु दर में वृद्धि हुई। जाहिर है, ये मृत्यु दर शहरी समाज के बच्चों की नहीं बल्कि ग्रामीण बच्चों की मृत्यु दर थी, क्योंकि इन क्षेत्रों में ग्रामीण लोग, जिनकी संख्या ज्यादा है, वे भीषण विषमता, गरीबी और असुविधाओं के दौर से गुजर रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं
कि वैश्वीकरण का भारत पर एक मिक्स्ड प्रभाव पड़ा है और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रभाव पड़ा है। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दलों की तरफ से इसका विरोध भी हुआ है तो समर्थन भी हुआ है। हम भारत के लोग, भारत सरकार वैश्वीकरण के उन खास कार्यक्रमों की विरोधी है जो साम्राज्यवाद को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? उत्तर है कि वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव निश्चित रूप से परंपरागत संस्कृतियों पर पड़ रहा है। और मैंने जीन्स का उदाहरण दिया आपको, किस प्रकार अमेरिका की जीन्स आज पूरे विश्व में छाई हुई है और उसने एक नई सोच को जन्म दिया है। जब विभिन्न देशों के बीच विचारों का भी आदान प्रदान होगा तो निश्चित रूप से संस्कृति पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। वास्तव में यदि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को देखें तो हम मानेंगे कि सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक विभिन्नता, ये दोनों ही प्रवृत्तियां अलग अलग स्तर पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक विभिन्नता, अब इन बिंदुओं पर आपको थोड़ा सा दोनों पर इस अध्याय में उत्तर को खोजते हुए विस्तार से लिखना है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया? इसका उत्तर हम पूर्व में दे चुके हैं, या भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। अब हम इस पर आते हैं। वैश्वीकरण ने भारत को प्रभावित किया, उसका उत्तर जानने के बाद जो पूर्व में दिया जा चुका है, अब ये सोचने की बात है कि अब भारत ने भी वैश्वीकरण को प्रभावित किया है। निश्चित रूप से उत्तर होगा हाँ, काफी प्रभावित किया है। पहली बात, विभिन्न देश भारत को एक बहुत बड़ी मंडी बाजार के रूप में देखते हैं और इस प्रकार जो देश यहाँ पे अपने माल ला रहे हैं, उत्पाद ला रहे हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था को भारत ने प्रभावित किया है। दूसरा, ब्रिटेन जो पहले कच्चे माल का आयात करता था, अब वह भारत में कच्चे माल के बदले पक्के माल को बेचने की तैयारी करता है, बेचता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने आयात पर काफी प्रतिबंध लगाया ताकि भारत में सभी चीजों का उत्पादन हो, भले ही विवशता में हो, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हो। और इसी को हम संरक्षणवाद कहते हैं। यदि आपको याद होगा तो भारत की संरक्षणवादी नीति ने प्रथम 50 वर्षों में भारत के उद्योगों को एक तरीके से मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन इस संरक्षणवाद नीति की अपनी बुराइयां थी, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में हम ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की ओर बढ़े और अब इस मुक्त बाजार में अब भारत सक्षम रूप से अपना प्रभाव विश्व में छोड़ रहा है। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य, आवास, प्राथमिक शिक्षा, ये ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर भारत को अभी काफी कुछ करने की जरूरत है। भारत की आर्थिक गति भी उस हद तक धीमी रही है। इस पर आप और विस्तार से आंकड़ों के साथ अपने उत्तर को और मजबूत बनाने का प्रयास करें। और इसके साथ ही ये वो प्रश्न हैं जिनको मैंने आपको एक गाइडलाइन के रूप में उत्तर दिए हैं। 5 प्रश्न और ऐसे लिखें जो मैं दे रहा हूं आपको, जिसके उत्तर आपको स्वयं को इसमें से खोजना है। पहला प्रश्न है, भूमंडलीकरण को परिभाषित करें और इसकी विशेषता बताएं। बड़ा सरल प्रश्न जो आपको प्रारंभ में ही मिल जाएगा अध्याय के। दूसरा प्रश्न, भूमंडलीकरण से उत्पन्न समस्याएं, उस पर एक संक्षिप्त बिंदुवार लेख लिखें। तीसरा, भूमंडलीकरण के उदय के कारण, क्या कारण थे जिसने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया, विश्व क्यों छोटा बना। चौथा, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं। और पांचवा और अंतिम, वैश्वीकरण विरोधी आंदोलनों पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। इस प्रकार यह अध्याय प्रश्नों के साथ
यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।